अगर आप लोगों के पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक हो या कोई से भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और आप लोग अपने लिमिट से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपकी लिमिट कम है और आपकी लिमिट बढ़ नहीं रही है, आपको इस चीज़ से बहुत दिक्कत हो रही है, आपने सारी चीज़ें कर ली बट आपकी लिमिट नहीं बढ़ रही, तो ये वाली वीडियो देखोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं करता क्या हूँ। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप रिलेटेड वीडियो डालता हूँ और कभी कभार क्रेडिट कार्ड रिलेटेड भी वीडियो डाल देता हूँ। तो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताऊं तो देखो, मैंने आज से करीब 10 महीने पहले एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो उस टाइम पे मेरा सिबिल स्कोर कम था, जिसके वजह से मुझे कार्ड तो मिल गया बट उसकी लिमिट सिर्फ 15,000 थी। ये 10 महीने पहले की बात है। फिर आज से बोल सकते हो एक हफ्ता पहले मैंने कुछ ऐसा प्रोसेस किया, ऐसी रिक्वेस्ट डाली जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी लिमिट 15,000 से बढ़कर 72,000 हो गई। तो वो मैंने क्या प्रोसेस किया अपने उस कार्ड में जो कि 10 महीना पुराना था, उसमें मैंने क्या ऐसी चीज़ करी जिससे उसका लिमिट जो है 15,000 से बढ़ के 72,000 हो गए। उसके पहले लिमिट बढ़ ही नहीं रही थी, 15,000 ही थी और मेरे को बहुत दिक्कत होती है ट्रांजेक्शन में। आपकी भी लिमिट 15,000 होगी या फिर 20,000 होगी, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितनी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना एक प्रूफ दिखा दे रहा हूँ आपको कि मतलब पिछले महीने का स्टेटमेंट मेरा है, तो उससे कंपेयर करके मैं आपको यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पिछले महीने का स्टेटमेंट मेरा आया है उसका देखना, उसमें जो टोटल पेमेंट ड्यू है वो 80 रुपए है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 80 रुपए। मैं अपने कार्ड में हमेशा एक्स्ट्रा ही पैसा रखता हूँ, तो यहाँ पे 80 रुपए मैंने एक्स्ट्रा रखा था, तो वो यहाँ पे 80 रुपए दिखा रहा है। एंड क्रेडिट कार्ड नंबर भी आप देख सकते हो 5334 स्टार्टिंग में और लास्ट में 2943 है। तो क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे देख लो। अभी बाद में मैं आपको करंट दिखाऊंगा तो मैच कर लेना उससे। क्रेडिट लिमिट देखो, पिछले महीने की क्रेडिट लिमिट थी मेरी 15,000 रुपए। ठीक है, स्टेटमेंट का है, पिछले महीने के स्टेटमेंट उसका है, 15,000 क्रेडिट लिमिट थी। उसके बाद अगर आप अवेलेबल लिमिट पे भी देखोगे तो मेरी लिमिट हमेशा फुल रहती है, मतलब मैं अपने क्रेडिट कार्ड में 80 रुपए एक्स्ट्रा रखा था, इसलिए मेरी अवेलेबल लिमिट भी 15,000 है यहाँ पे। उसके बाद नाम भी आप मैच कर सकते हो, रामा देवी। एंड ये मेरा क्रोम पे मैंने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, क्योंकि ऐप पे अकाउंट नहीं खुल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने क्रोम पे खोला हुआ है। नाम मैच कर लो, रामा देवी है। और यहाँ पे आप कार्ड का नंबर भी मैच कर सकते हो, 53342943। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, जूम आउट कर दूं, और यहाँ पे जो एरो है इस पे जाके मैं आपको क्रेडिट लिमिट अपनी दिखाता हूँ। तो क्रेडिट लिमिट भी आप देख सकते हो कि अभी क्रेडिट लिमिट मेरी 72,000 है। ठीक है, तो ये मैंने एज अ प्रूफ के तौर पे आपको दिखा दी कि पिछले महीने से कंपेयर किया कि पिछले महीने मेरी 15,000 थी, अब 3 महीने जो है वो बढ़कर 72,000 हो गई। क्योंकि प्रूफ देना इसलिए जरूरी है क्योंकि और लोग को ये ना लगे कि मेरी लिमिट ही 72,000 थी। कुछ लोग को ऐसा भी लग सकता है कि मेरी लिमिट 72,000 थी और मैंने वीडियो बना दी या फिर मैंने फोटोशॉप किया, तो इसके लिए मैंने प्रूफ वीडियो भी यहाँ पर डाल दी ताकि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको मानने पड़ेंगे, मतलब आपको उन 5 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यदि आप उन 5 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हो तभी आपकी लिमिट इंक्रीज होगी, वरना नहीं होगी। तो वो 5 पॉइंट क्या है उसको सुन लो, फिर अगर आप उन 5 के 5 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो तभी वीडियो को आगे देखना, क्योंकि तभी आपकी लिमिट इंक्रीज हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो ये 5 पॉइंट्स जो एक्सिस बैंक बोलता है, वो उनमें से जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपका कार्ड एक्टिव होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। एक्टिव और नॉर्मल का मतलब है कि आपका कार्ड बंद नहीं होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आपने अपने कार्ड को ब्लॉक करवा के रखा है या फिर उसको बंद करके रखा है। आपके कार्ड में जो स्टेटमेंट है वो जनरेट होना चाहिए महीने से महीना, मतलब हर महीने स्टेटमेंट जनरेट होना चाहिए, इतना बोला जा रहा है। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो बोला गया है कि आपके कोई भी पेमेंट डिले नहीं होना चाहिए हिस्ट्री में, मतलब आपने जिस दिन से एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनवाया है उस दिन से आपकी एक भी पेमेंट लेट नहीं होनी चाहिए। आपने सारी पेमेंट टाइम पे करी हो, आपकी 100% पेमेंट टाइम पे होनी चाहिए एक्सिस बैंक में। ठीक है, कोई भी पेमेंट लेट नहीं होनी चाहिए। एक भी पेमेंट अगर आपकी लेट होगी तो आपको क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं हो पाएगी आपकी। तो ये चीज है। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, कम से कम 6 महीना। ठीक है, 6 महीने से जितना ज्यादा होगा उतना ही फायदा होगा। 10-15 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपका क्रेडिट कार्ड यूज किए हुए 6 महीना हुआ होना चाहिए, तभी जो है आपको क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का जो है मौका मिलेगा। तो 6 महीने पुराना आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और उसमें हर महीने स्टेटमेंट में जनरेट होना चाहिए। तो ये जो है आपकी तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन है कि पिछले 6 महीने में, मतलब आज के दिन से अगर आप अप्लाई करो तो आज से पिछले 6 महीने में आपके कार्ड में कोई भी तरीके का क्रेडिट लिमिट नहीं इंक्रीज हुआ होना चाहिए। क्रेडिट लिमिट इंक्रीज होना मतलब आपके कार्ड में कोई भी तरह क्रेडिट ऑफर नहीं होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट का जो है इंक्रीज होने का ऑफर आओ और आपने लिमिट इंक्रीज कर दी हो और फिर से आप बोल रहे हो 1-2 महीने बाद कि मेरे को फिर से इंक्रीज कराना है, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। मतलब आपके 6 महीने में कोई भी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए और ना ही आपने एक्सिस बैंक से किसी भी तरीके का लोन लिया होना चाहिए
6 महीने में, ठीक है, 6 महीने, पिछले 6 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आज आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो रही है तो आप दोबारा जो रिक्वेस्ट डालोगे वो 6 महीने के बाद ही डाल पाओगे, उसके पहले नहीं डाल पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आप लोन ले रहे हो आज एक्सिस बैंक से, तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करनी है तो वो जो है आज से 6 महीने बाद ही आप कर पाओगे, 6 महीने तक आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। तो ये चीज ध्यान में रखना। 5वां पॉइंट है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो उस आपके पैन कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड में आपका पैन कार्ड अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तभी आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज होगा और तभी आप वीडियो को आगे देखो। तो कोई मतलब है वीडियो देखने का, वरना कोई मतलब नहीं। अगर आप इसमें से किसी भी एक पॉइंट में फेल हो जा रहे हो या कोई भी एक पॉइंट में आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो या आपको लग रहा है कि ये पॉइंट तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो आपको वीडियो देखने का आगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं होने वाली। तो चलते हैं अब आगे मेथड्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मेथड्स मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि एक एक स्टेप बताऊंगा, जिसमें मैं पहले ये बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, आपको कोई भी जॉब नहीं है, तो आप कैसे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर पाओगे। फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, जो आपके पास जॉब है, बिजनेस है, उसको कैसे करना है, वो पूरा प्रोसेस एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो देखते जाओ, समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि अपने क्रेडिट कार्ड में से जो आपकी क्रेडिट लिमिट है उसका आपको 80 से 90% इस्तेमाल करना है। 80 से 90% इस्तेमाल करने का मतलब है कि अगर आपकी 15,000 की लिमिट है तो आपको 13,000 या फिर 12,000 तक का सामान लेना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलेंगे कि मैं इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगा या फिर इससे मेरा सिविल स्कोर खराब होगा। तो अभी रुको, अभी पूरी मेरी बात सुन लो, फिर जो बोलना है बोलना। पहले पूरी मेरी बात सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूं, फिर अपना जो है सोचना है, फिर वो सोचना, उस बेसिस पे सोचना। देखो, अब अगर आपका सवाल है कि सिबिल स्कोर खराब होगा, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, मैं बोल क्या रहा हूँ। अब देखो, अगर आप मान के चलो 5 तारीख है, आज 5 तारीख है, मान लो आज 5 तारीख है, ठीक है। आज 5 तारीख है और आप आज एक फोन खरीदते हो फ्लिपकार्ट अमेजॉन से 12,000 का, अपने 15,000 वाले फ्लिपकार्ट वाले कार्ड से, या फिर कोई भी एक्सिस बैंक के कार्ड से। अगर आप 15,000 जिसकी लिमिट है उससे अगर आप 12,000 का एक फोन खरीद रहे हो, या फिर मान लो 20-25,000 जो भी आपकी लिमिट है, उसका आप 80 से 90% इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, मैं यहाँ पे 15,000 ले रहा हूँ कि 15,000 की लिमिट पे 12,000 का फोन खरीदते हो। तो 5 तारीख को अगर आप कोई भी फोन खरीद रहे हो तो आपके जो आज मान के चलो अभी आपने कुछ भी नहीं खरीदा, अभी इतना मान के चलो कि कुछ भी नहीं खरीदा है। जब कुछ भी नहीं खरीदे रहोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। मतलब अगर आप एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे जाओगे और आईडी लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा कि जिसमें आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 होगा और वहां पे अवेलेबल लिमिट 15,000 होगी। फिर अगर आप 12,000 का जब उससे सामान खरीद लेते हो तो उसमें क्या होगा, तो भी आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 ही रहेगा। 5 तारीख को आपने 12,000 का सामान खरीदा, फिर भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 है, बट आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वो 12,000 कम हो जाएगा। वहां पर सिर्फ 3,000 ही देखेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज समझना, आउटस्टैंडिंग तुरंत अपडेट नहीं होता है। ये चीज एक्सिस बैंक में है, ये है तो मैंने आपको बता दिया। एक्सिस बैंक में 2-3 दिन लगता है आउटस्टैंडिंग अपडेट होने में। तो आज 5 तारीख है, मान के चलो 8 तारीख तक आपका आउटस्टैंडिंग अपडेट हो जाएगा और आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी जहां पे आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 12,000 आपको दिखेगा और आपका अवेलेबल बैलेंस जितना था उतना ही रहेगा। 3,000 पहले भी था, 3,000 अभी भी रहेगा। तो मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे 12,000 अपडेट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि बैंक को ये डेटा पहुंच गया है। जो बैंक का बॉट होता है, जो बैंक की मशीन होती है, उसको पता चल चुका है कि आपने 12,000 का सामान खरीदा है या फिर आप अपने क्रेडिट लिमिट से 80 से 90% इस्तेमाल करने लगे हो। ये चीज बैंक के पास ये डेटा पहुंच जाएगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आई। ये चीज 8 तारीख तक हुई कि 8 तारीख तक बैंक को पता चल चुका है, बैंक को पता चल गया है कि ऐसा होता है। अब ये मान के चलो कि 28 तारीख को आपका स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है। 28 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है। जब आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है तभी ये चीज सिविल को पता चलती है। ये डेटा तभी सिविल के पास जाएगा। जब तक आपका स्टेटमेंट जनरेट नहीं होगा आपका कोई भी डेटा सिविल के पास नहीं जाने वाला, बैंक का डेटा। तो 28 तारीख तक अब यहाँ पे 2 केस बनेगा कि जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे 12,000 अभी दिख रहा है और आपकी क्रेडिट लिमिट जो अभी अवेलेबल लिमिट है 3,000 है। अगर आप इसको छोड़ देते हो, कुछ करते ही नहीं हो, ना पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हो, 28 तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो 28 तारीख को इसकी स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी और आपका जो है 12,000 का बिल आएगा जो कि आपको 10 दिन के अंदर पे करना होगा। और ये जो डेटा होगा वो सिविल के पास भी जाएगा कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 80% 90% इस्तेमाल किया, जिससे आपका सिविल स्कोर खराब होगा और आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? मैं मान के चलो आपको समझ में आ रही है। लेकिन ये पहला केस है जब आप कुछ भी नहीं करोगे, छोड़ दोगे। 8 तारीख को उसको छोड़ दिया आपने, पड़ा रह गया, आपने कोई पेमेंट नहीं की, कुछ नहीं की, 28 तारीख तक उसको छोड़ा रहे आप, 8 से 28 तक कुछ किए ही नहीं। ये पहला केस है जब आप ऐसा करते हो, जिसमें आपका सिविल स्कोर खराब होता है। दूसरा केस में क्या होगा
कि 28 तारीख को आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 28 तारीख को मेरा स्टेटमेंट जनरेट होगा, बट आप एक समझदार इंसान हो। दूसरे केस में, तो दूसरे केस में आपने क्या किया कि 8 तारीख को तो आपका आउटस्टैंडिंग आ गया, तो आपने 10 तारीख या फिर 11 तारीख तक उसकी पेमेंट कर दी। जैसे ही आप 12,000 की पेमेंट करोगे, आपका आउटस्टैंडिंग 0 हो जाएगा और आपकी अवेलेबल लिमिट जो 3,000 थी वो वापस से बढ़ के 15,000 हो जाएगी। ये 10 तारीख को आप मान लो कर देते हो तो आपका आउटस्टैंडिंग 10 तारीख को 0 हो गया। इसमें क्या हुआ, बैंक को पता चल गया है कि आपने 12,000 का ट्रांजेक्शन किया है। ये बात बैंक को पता चल चुकी है, या फिर बैंक का जो रोबोट है उसको पता चल गया कि आप 80 से 90% इस्तेमाल करते हो। अब 28 तारीख को फिर स्टेटमेंट जनरेट होगा, लेकिन अब की बार जो स्टेटमेंट जनरेट होगा वो 0 बैलेंस के साथ जनरेट होगा। आपको कोई भी बिल पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके सिविल पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ है वो सिर्फ 0 रुपए हुआ है, जिससे सिविल पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ, आपने इसको बोल सकते हो कि आपने सांप को मार दिया और आपकी लाठी भी नहीं टूटी। मतलब आपके बैंक को पता चल गया कि आप क्रेडिट लिमिट अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और आपका स्टेटमेंट भी जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका सिविल भी स्कोर बढ़ गया। अब यहाँ पे दूसरा सवाल लोगों का आता है कि सर मेरे को 12,000 का सामान नहीं लेना हर महीने, मैं 12,000 का सामान नहीं ले पाऊंगा भाई, 12,000 का सामान इतना मेरा खर्चा ही नहीं कि मैं हर महीने 12-13,000 का सामान लूं। तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको जो सामान लेना है वो फ्लिपकार्ट से नहीं लेना है, आपको अमेजोन से लेना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बाद में बताऊंगा। देखो, अगर आप कोई भी सामान ले रहे हो, मान के चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप जो सामान, मान लो आप जो 12,000 का सामान लोगे वो अमेजोन से एक 12,000 का फोन मंगाओ। 5 तारीख को मान लो आपने 12,000 का फोन मंगाया है, 12-13,000 का जो भी, तो 5 तारीख को वो फोन मंगाया है, तो 5 तारीख को वो कटेगा ही नहीं, आउटस्टैंडिंग में आएगा ही नहीं। वो 8 तारीख को आउटस्टैंडिंग में आएगा, मैंने पहले बताया वो 8 तारीख के आपके आउटस्टैंडिंग में आएगा। इसका मतलब है कि 8 तारीख को आपके बैंक को पता चलेगा। तो आपने 5 तारीख को जो फोन मंगाया है अमेजोन से, उसको कैंसिल कर दो। 12,000 का फोन मंगाओ फिर कैंसिल कर दो, क्योंकि अमेजोन से रिफंड आने में 7 दिन लगता है। तो अगर आपने 5 तारीख को कोई फोन मंगा के कैंसिल किया, उसका रिफंड आएगा 11 तारीख को या फिर 10 तारीख को, और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 8 तारीख को अपडेट हो जाएगा पहले ही। तो मतलब इससे क्या हुआ, बैंक को पता चलेगा कि आप अपने कार्ड को 80 से 90% इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे बैंक का रोबोट बैठा है, बैंक वाला नहीं बैठा है जो देखेगा कि रिफंड आ रहा है क्या आ रहा है। उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उसको बस इतना मतलब है कि आपने अपने कार्ड को 80 से 90% इस्तेमाल किया है, बस। तो आप एक फोन मंगाओ 5 तारीख को और उसको कैंसिल कर दो, उसी जिस भी दिन मंगा रहे हो उसी दिन कैंसिल कर दो, उसका रिफंड। बस ये ध्यान रखना, जो प्रोसेस करोगे ये जो आपकी स्टेटमेंट के जनरेट होने वाली डेट है उससे 20 दिन पहले ही रहना चाहिए। यहाँ पे 28 तारीख को स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है, तो मैं ये काम 5 तारीख को कर रहा हूँ। आपका स्टेटमेंट जनरेट जिस दिन होगा आप उसी हिसाब से उसके 10-15 दिन पहले ही सब काम कर लेना, ठीक है। आपको करना सिंपल यही है कि आपको फोन मंगाना है, फिर उसको उसी दिन कैंसिल कर देना है। तो क्या होगा, 3 दिन के बाद 5 तारीख को मंगाया तो 8 तारीख को बैंक को पता चल जाएगा और 10 या 11 तारीख को रिफंड आ जाएगा वापस से अमेजोन से। फिर जिससे क्या होगा, आपका लिमिट फिर से बढ़ जाएगी, आपका फिर से जो है 0 बैलेंस का स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप, मैं मान के चलो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये करनी है कि आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा रखने हैं। मतलब अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 15,000 है तो उसमें आपको 1,000 पेमेंट करके एक्स्ट्रा रखनी है, 16,000 रखना है, ठीक है। 17,000 रखना है, 1-2,000 एक्स्ट्रा करके रखोगे। इससे क्या होगा, इससे भी बहुत असर होने वाला है। इससे ये होगा, इसको मैं एज एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि देखो, मान लो एक डाउन टू टेक चैनल, जैसे मैं मान रहा हूँ मैं डाउन टू टेक हूँ, मेरे पास 2 बंदे आते हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। एक बंदा है जिसका नाम ए, एक बंदा जिसका नाम बी है। तो मैं दोनों से बोलता हूँ कि मैं 15,000 तुमको भी दूंगा, 15,000 तुमको भी दूंगा खर्च करने के लिए, लेकिन तुमको वो चीज मुझे 30 दिन के अंदर वापस करनी होगी। एक बंदा ए है, वो क्या करता है, वो मेरे से 12,000 रुपए ले लेता है और फिर उसको वो मेरे को 25-26 दिन बाद देता है इस्तेमाल करके। बंदा ए ऐसा करता है। लेकिन जो बंदा बी होता है वो मेरे से 12,000 रुपए तो वापस ले लेता है, लेकिन वो मुझे 3-4 दिन बाद वापस कर देता है, और वो 12,000 में 13-14,000 वापस करता है। तो मुझे किस पे ज्यादा ट्रस्ट होगा, मुझे बंदा बी पे ट्रस्ट होगा ना, कि ये साला तुरंत मेरे से पैसा ले रहा है और तुरंत मेरे को वापस भी कर दिया, 3-4 दिन के अंदर वापस कर दिया, और 1,000 मुझे ज्यादा भी दे रहा है कि आप इसको रखे रहो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी दे देना। तो ये ऐसा कर रहा है। तो मुझे बंदा बी पे ज्यादा ट्रस्ट होगा कि एक तो इस्तेमाल भी मेरे पैसे का अच्छे से कर रहा है और मेरे को तुरंत लौटा भी दे रहा है। तो इसको मैं और ज्यादा दे सकता हूँ अमाउंट, इसको मैं 30,000 भी दे सकता हूँ, 25,000 भी दे सकता हूँ अमाउंट बढ़ाकर। तो मैं बंदा बी पे ज्यादा ट्रस्ट करूंगा एज कम्पेयर टू बंदा ए। बंदा ए क्या कर रहा है, वो मेरे से ले रहा है 12,000 रुपए, अगर मैंने बोला है 30 दिन तक आप उसको रख के मुझे वापस कर सकते हो, मैं आपको कोई चार्ज नहीं लूंगा, तो मुझे 30 दिन बाद ही दे रहा है। तो मैं बंदा ए पे तो ट्रस्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, बट मैं बी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करूंगा। तो यही फंडा है कि आपको अपनी क्रेडिट लिमिट से 1-2 हजार एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको कम से कम 6 महीने करनी है।
अगर आप इस सब चीज को 6 महीने तक फॉलो करोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मतलब आ ही जाएगा क्रेडिट लिमिट इंक्रीज होने का ऑफर। बट अगर नहीं आता है तो नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस चीज को सिर्फ 3 महीने किया था, 3 महीने किया था, मुझे ऑफर नहीं आया था, बट मेरे पास दूसरा तरीका था तो मैंने उसको अपना लिया, तो उससे मेरे को जो है लिमिट इंक्रीज हो गई। तो क्या है मैं भी धीरे धीरे करके बताऊंगा। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक का सैलरी अकाउंट है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट डाल देनी है, आपको तुरंत लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपके पास एक्सिस बैंक का सैलरी अकाउंट नहीं है, रिक्वेस्ट कैसे डालनी है वो मैं भी थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है, उसका अब चिंता मत करो। लेकिन अगर आपके पास एक्सिस बैंक का सैलरी अकाउंट नहीं है तो दूसरा आपको अगर कोई जॉब है या फिर बिजनेस है तो भी तरीका है। उसमें भी आपका अगर कोई जॉब है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप जो है वो आपको देनी होगी बैंक को रिक्वेस्ट में कि मेरे पास ये ऐसी ऐसी जॉब है, ये मेरी 3 महीने की सैलरी स्लिप, आप इसे ले लो, आपकी जो है लिमिट बढ़ा देंगे। अगर आपके पास बिजनेस है तो आपको वो चीज जो है आपको आईटीआर अपनी फाइल करनी पड़ेगी बिजनेस में, तो उससे आप कर सकते हो। तो मेरे पास बिजनेस था, मैंने आईटीआर फाइल कर दिया और मेरी लिमिट इंक्रीज हो गई। कैसे किया आईटीआर फाइल, उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको गूगल पे जाना है, वहां सर्च करना है एक्सिस बैंक वेब चैट, आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा, वहां पे आपको एक्सिस बैंक वेब चैट पे क्लिक करना है। फिर जब आप उसमें क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुलेगा, वहां पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल अपना डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, फिर वहां पे आपको कैप्चा फिल करना है और स्टार्ट चैटिंग बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे डालना होगा, फिर आपको कैप्चा भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऐसा पेज हो जाएगा। तो ये पेज में आपको सबसे पहले बोलना है कि सर मुझे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में मेरे चेक को ट्रांसफर कर दो, मुझे क्रेडिट कार्ड एजेंट से कुछ बात करनी है अपने कार्ड के रिलेटेड। फिर वो आपकी कॉल को ट्रांसफर कर देगा क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, फिर उनको आपको बताना है कि सर मेरे को अपनी लिमिट इंक्रीज करनी है, क्या प्रोसेस बताइए। तो वो आपसे बोलेंगे कि आप अगर जॉब करते हो या फिर आप कोई भी तरीके का बिजनेस करते हो तो आप बोलना कि मैं बिजनेस करता हूं। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप जॉब करते हो तो बोलो मैं जॉब करता हूं। तो जो जॉब करते होंगे उनको अपनी 3 महीने की जो है सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, तभी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, और जो बिजनेस करते हो आईटीआर देना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना सैलरी स्लिप के या फिर बिना आईटीआर के आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तीसरा तरीका है कि आपके पास सैलरी अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट है तब तो कोई जरूरत नहीं दोनों की, लेकिन नहीं है तो आपको आईटीआर या फिर सैलरी स्लिप में से कुछ ना कुछ एक देना पड़ेगा, तभी आपकी रिक्वेस्ट ली जाएगी और आपकी लिमिट बढ़ाई जाएगी। और इस प्रोसेस से, रिक्वेस्ट वाली प्रोसेस से आपकी लिमिट 110% इंक्रीज हो जाती है।